Hello students, how are you? I hope you all are good and healthy. So student, as you know that through accounting, a business is able to communicate the necessary information to the interested users. जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि interested users can be internal and external also. So student, if you want to communicate with somebody, मतलब हमें जब किसी से बात करनी होती है, so we need words, means हमारे पास वोकेबलरी में इतने वर्ड्स होने चाहिए कि हम किसी से बात कर सकें। तो स्टूडेंट देखिए, जब हम किसी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उस सब्जेक्ट्स की कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अच्छी तरह से डिफाइन करते हैं। तो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट, the first term which we are going to start is entity. Entity means a reality that has a separate, definite individual existence. Means entity कौन कहलाएगा? जिसकी एक सेपरेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होगी। मीन्स वो अपने खुद के नाम से पहचाना जाएगा। लाइक स्टूडेंट, इफ़ वी टॉक अबाउट अ ओनर ऑफ अ बिजनेस, देन ओनर की अपनी एक अलग पहचान होती है और उसके बिजनेस की अपनी अलग पहचान होती है, बिकॉज बोथ आर नोन बाय इट्स ओन नेम। यू ऑल हु आर लिसनिंग टू इट आर एन एंटिटी, बिकॉज आप सभी की एक अलग पहचान है। और स्टूडेंट, अगर हम बात करें बिजनेस एंटिटी की, तो बिजनेस एंटिटी आर फॉर्म बाय वन और मोर पर्सन। अगर स्टूडेंट किसी बिजनेस का सिर्फ एक ओनर होता है तो हम उसे सोल प्रोप्राइटर कहते हैं, और अगर दो या दो से ज़्यादा होता है तो हम उसको पार्टनरशिप का बिजनेस कहते हैं। मीन्स दैट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एनी बिजनेस एंटिटी। सो नाउ स्टूडेंट, ये जो बिजनेस एंटिटीज़ होती हैं ये सब अकाउंटिंग करती हैं, मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करती हैं। So we have to make clear the meaning of transaction also. Transaction means लेन देन। अगर हम टेक्निकली देखें इसको, a business transaction is an economic activity of the business that changes its financial position. Means बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होती है वो ओनर की फाइनेंशियल पोजीशन में बदलाव करते हैं। जैसे कैसे करते हैं? मीन्स मान लीजिए कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है तो या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा, या सामान आएगा पैसा जाएगा, या फिर सामान की बिक्री होगी पैसा आएगा। मीन्स कुछ ना कुछ फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज जरूर होगी। नाउ स्टूडेंट, we can understand transaction by a diagram also. Transaction means exchange. या तो हम खरीदेंगे तो क्या होगा? सामान आएगा पैसा जाएगा, या फिर हम सेल करेंगे, मीन सामान बिकेगा और पैसा आएगा। So the result of a financial transaction is always changes the financial position of a business entity. तो स्टूडेंट, किसी भी बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए हमें कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स बिना रिसोर्सेज के हम बिजनेस रन नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट, अकाउंट की लैंग्वेज में हम उन्हें एसेट्स कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एसेट? एसेट्स मीन विच इज़ इन द पोजेशन, मीन्स जिस पर हमारा अधिकार हो, और इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस, या फिर वो बिजनेस की संपत्ति हो, मीन्स बिजनेस उस संपत्ति का मालिक हो, या फिर ऐसा पैसा जो हमें इन फ्यूचर मिलने वाला है। ये सभी एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। मीन्स या तो हमारा उस पर अधिकार हो, या वो बिजनेस की संपत्ति हो, या कोई पैसा इन फ्यूचर मिलने वाला हो, वो सभी एसेट्स कहलाते हैं।
Now student, assets are of two types. First one is fixed assets and second one is current assets. Now we will discuss it in detail. So first we will discuss about fixed assets. So first point is held on a long term basis. मीन्स ऐसी संपत्तियाँ जो लंबे समय के लिए होती हैं वो फिक्स एसेट्स कहलाती हैं. मीन्स हम उनका जो यूज़ करते हैं वो बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए करते हैं. हेल्ड फॉर कंटिन्यूस यूज़ मीन्स फिक्स एसेट्स बिजनेस इसलिए खरीदता है जिससे उसका कंटिन्यूस यूज़ किया जाए और अपनी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाए. लाइक अगर हम कोई बिजनेस हाउस मशीन खरीदता है जो 1 मिनट में 10,000 यूनिट बनाती है, तो उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि कंपनी कम लागत में ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकेगी और अपनी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सकेगी. तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फिक्स एसेट. मीन्स उसने फिक्स एसेट खरीदा, उसका कंटिन्यूस यूज़ किया और अपनी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाया. थर्ड पॉइंट इज़ दैट नॉट मेंट फॉर सेल. स्टूडेंट, जो फिक्स एसेट्स होते हैं वो अपने खुद के यूज़ के लिए बिजनेस हाउस खरीदती है, ना कि उन्हें बेचने के लिए. तो स्टूडेंट, कोई भी ऐसी चीज़ जो खुद के यूज़ के लिए खरीदी जाए वो एसेट्स कहलाती है. लाइक लैंड एंड बिल्डिंग. जैसे जो लैंड होती है या बिल्डिंग होती है वो बिजनेस हाउस क्यों खरीदता है? फॉर इट्स ओन यूज़. तो वो फिक्स एसेट की कैटेगरी में आता है. सेकेंड वन इज़ प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट मतलब जहाँ पर वो पूरा सेटअप होता है उसको प्लांट कहते हैं. एंड मशीनरी आप जानते हैं जिसमें प्रोडक्ट्स को बनाए जाते हैं. तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये क्या है? ये भी फिक्स एसेट की कैटेगरी में आते हैं. कंप्यूटर क्यों खरीदते हैं? यूज़ के लिए, कंटिन्यूस यूज़ के लिए. व्हीकल्स कंटिन्यूस यूज़ के लिए. फर्नीचर कंटिन्यूस यूज़ के लिए खरीदा जाता है, सेल के लिए नहीं खरीदा जाता. तो ये सारे फिक्स एसेट की कैटेगरी में. हम ये जो बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर, व्हीकल, फर्नीचर, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न अगर ये सारी चीज़ें लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, व्हीकल, फर्नीचर खरीदेगी तो वो अपने यूज़ के लिए खरीदेगी. तो इस एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और एक ट्रेडिंग कंसर्न अगर खरीदेगी तो उसके लिए ये फिक्स एसेट नहीं भी हो सकता है, क्योंकि फिक्स एसेट वो होता है जो हम अपने खुद के यूज़ के लिए खरीदते हैं और ट्रेडिंग कंसर्न का काम होता है खरीदना और बेचना. तो नाउ द नेक्स्ट वन इज करंट एसेट्स. फर्स्ट वन इज हेल्ड ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस. ऐसी संपत्तियां जो कम समय के लिए होती है, मीन्स ऐसी संपत्तियां जिनका यूज़ हम विद इन अ ईयर करते हैं और वो विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो हम उसे करंट एसेट्स कहते हैं. लाइक स्टूडेंट, हम कच्चा माल मीन्स रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसका यूज़ करते हैं, फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं और उसे बेचकर कैश में कन्वर्ट कर देते हैं. तो फ्रेंड ये क्रम साल भर चलता रहता है. ऐसी मीन्स रॉ मटेरियल खरीदा, वो फिनिश गुड में कन्वर्ट हो गया और हमने उसे बेच दिया, मतलब साल भर चलता रहता है. तो इसमें ऐसे एसेट्स जिनका यूज़ हम कम समय के लिए करते हैं उन्हें करंट एसेट्स कहते हैं. लाइक एग्जांपल क्या है इसके? जैसे कैश बैलेंस है, वो तो खुद ही ऑलरेडी कन्वर्टेड टू कैश है. बैंक बैलेंस है, स्टॉक का हमने यूज़ किया और उसे फिनिश प्रोडक्ट में बनाया और उसे बेचा और फिर हमें कैश में कन्वर्ट हो गया. टेम्परेरी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ ये होती है कि हम किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और समय जब हमें पैसा चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, उस सिक्योरिटी को बेच देते हैं और पैसा मिल जाता है. तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट, ये करंट एसेट्स के एग्जाम्पल हैं. नाउ स्टूडेंट्स, कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो बड़ा हो या वो छोटा हो, वो केवल कैश बेसिस से बिजनेस नहीं करता है. उसे कभी कभी क्रेडिट बेसिस से मीन्स उधार पर भी बिजनेस करना पड़ता है. तो स्टूडेंट, ऐसे उधार जो बिजनेस हाउस को पे करने होते हैं इन फ्यूचर, वो लायबिलिटीज़ कहलाते हैं. अब स्टूडेंट, लायबिलिटीज़ जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी. और फर्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. तो स्टूडेंट, ऐसे उधार जो बिजनेस हाउस को लंबे समय के बाद पे करने होते हैं वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कहलाती हैं. लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ का पेमेंट कम से कम 1 साल के बाद करना होता है.
वो 2 साल भी हो सकता है, 5 साल के बाद भी हो सकता है, 10 साल के बाद, मतलब जो भी टर्म डिसाइडेड है वो हो सकता है, लेकिन आफ्टर 1 ईयर के बाद जो होगा वो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आता है। नाउ सेकेंड वन इज शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज वो होती है जिनका पेमेंट हमें विद इन अ ईयर मीन्स 1 साल के अंदर अंदर करना होता है, वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज की कैटेगरी में आती है। नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट टर्म इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म, बिकॉज इसके बिना कोई भी बिजनेस आइडिया रियलिटी नहीं बन सकता। वो टर्म है कैपिटल। कैपिटल मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म, मीन्स बिजनेस को शुरू करने के लिए जो रिसोर्स बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं। कैपिटल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट्स, मीन्स जो भी रिसोर्स चाहे वो मनी हो या कोई एसेट्स हो वो सब कैपिटल कहलाती है। मान लीजिए कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में 10 लाख का कैश और एक 5 लाख की एक बिल्डिंग बिजनेस में शुरू करता है, बिजनेस शुरू करता है उससे, तो ओनर की बिजनेस में कैपिटल कितनी मानी जाएगी? 15 लाख मानी जाएगी। कैसे? 10 लाख का कैश लगाया और 5 लाख का उसने क्या दिखाया? बिल्डिंग दिखाई। एंड स्टूडेंट कैपिटल इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। स्टूडेंट ऐसा इसलिए है क्योंकि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिस्टिंक्ट एंटिटी, मीन्स उनकी अलग अलग पहचान होती है। एक तो ये बात है, और सेकेंड थिंग इज दैट इट इज़ एन इंटरनल लायबिलिटी ऑल्सो, बिकॉज जिस दिन बिजनेस ख़त्म हो जाएगा उस दिन बिजनेस को वो पैसा बिजनेसमैन को लौटाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम जो कैपिटल है उसे कहाँ शो करते हैं? लायबिलिटी साइड में शो करते हैं, क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग चीज़ें। बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस में जो पैसा लगाता है उसे लायबिलिटी साइड में शो करना पड़ता है कि वन डे व्हेन द बिजनेस विल बी क्लोज तो वो पैसा बिजनेसमैन को वापस करना पड़ेगा बिजनेस को। नाउ स्टूडेंट्स, इतनी मेहनत और इन्वेस्टमेंट एक ओनर क्यों करता है? इनकम कमाने के लिए करता है। और इनकम कैसे कमाई जाती है? सेल्स करके कमाई जाती है। मीन्स जिस भी गुड्स या सर्विस में बिजनेसमैन डील करता है उस गुड्स को बेचकर या सर्विस प्रोवाइड करता है उसे वो सेल कहलाती है। मान लीजिए आप मार्केट में से 10,000 रुपये का मोबाइल खरीदते हैं, तो उस डीलर की 10,000 रुपये की क्या कहलाएगी? सेल्स कहलाएगी। अब स्टूडेंट सेल्स कैन बी ऑन द कैश बेसिस, मीन्स जो प्रोडक्ट बिजनेसमैन बेचता है उसे तुरंत उसी वक्त अगर पैसे मिल जाते हैं देन इट इज़ अ कैश सेल। बट अगर बिजनेस जो प्रोडक्ट बेचता है वो उधार पर बेचता है, मीन्स वो प्रोडक्ट तो बेच देता है लेकिन उधार पर, मतलब उसको पैसे तब नहीं उस वक्त नहीं मिलते हैं, तो वो कैसी सेल मानी जाएगी? क्रेडिट सेल मानी जाएगी। नाउ स्टूडेंट, बिजनेस हाउस प्रोडक्ट बेचकर या सर्विस प्रोवाइड करके जो पैसा कमाती है उसे सेल्स रेवेन्यू कहते हैं। उसे सेल्स रेवेन्यू इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो रेवेन्यू वो इनकम सेल करके कमाई जाती है। सेल्स रेवेन्यू के अलावा कुछ और भी सोर्सेज से बिजनेस रेवेन्यू मीन्स इनकम अर्न कर सकती है, लाइक कमीशन, इंटरेस्ट मीन्स ब्याज, डिविडेंड मीन्स लाभांश, मीन्स लाभ का अंश, मीन्स प्रॉफिट का शेयर कमा के भी बिजनेस जो है वो सेल्स रेवेन्यू के अलावा अदर इनकम भी कमा सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट रेवेन्यू अर्न करने के लिए बिजनेस को कुछ खर्चे भी करने पड़ते हैं, उन खर्चों को हम एक्सपेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, रेवेन्यू अर्न करने के लिए अगर बिजनेस बिल्डिंग में किया जा रहा है तो जो रेंट पे करना पड़ेगा दैट विल बी अ एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। या वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ को वेतन देना पड़ेगा भी, अगर वर्कर्स कोई काम कर रहे हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा? उसको सैलरी देनी पड़ेगी, वेजेस देनी पड़ेगी, तो वो भी क्या है? एक्सपेंस है। अगर लोन ले रखा है तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो मतलब रेवेन्यू कमाने के लिए जितने भी हम खर्चे करते हैं
that all are called expenses. Now students, the next term which we have to discuss is expenditure. स्टूडेंट, अगर किसी बेनिफिट मीन्स लाभ के लिए या किसी सर्विस के लिए या किसी प्रॉपर्टी के लिए या तो मनी स्पेंड करते हैं या ये सभी बेनिफिट सर्विस या प्रॉपर्टी उधार में लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर कहते हैं। मीन्स अगर हम कोई भी बेनिफिट या लाभ कमाने के लिए या कोई सर्विस लेने के लिए या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कोई जो खर्चा करते हैं, दैट इज़ एक्सपेंडिचर। नाउ स्टूडेंट्स, अगर जो एक्सपेंडिचर हमने किया है उसका बेनिफिट विद इन अ ईयर ख़त्म हो जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, लाइक सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट पेड एक्सेट्रा। लेकिन अगर स्टूडेंट किसी खर्चे का बेनिफिट हमें ईयर्स तक मिलता है तो हम उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, लाइक परचेज ऑफ बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट, ये डिफरेंस समझ में आया कि जो हमें जिसका जो बेनिफिट होता है वो विद इन अ ईयर मिल रहा है, देन इट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। और जिसका बेनिफिट हमें ईयर्स तक मिलता है, जैसे परचेज ऑफ बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, तो उनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं और बैलेंस शीट में ये चीज़ें शो होती है इन द एसेट्स साइड। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक these basic terms is clear to you. Now some basic terms are remaining. We will continue it in the next video. Thank you for watching the video.